माँ को मारा पीटा और बना दिया नौकरानी। माँ ने भी तोड़ी चुप्पी और सिखा दिया सबक। 75 वर्षीय सुधा जी बेसुध सी हालत में भरी दोपहर में सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। उन्हें आज इतनी गहरी चोट लगी थी जिसका दर्द वह शायद जीवन भर नहीं भूल पाएगी। आज न सिर्फ उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि आज तो चोट उनके प्यार और विश्वास को लगी थी। वह अधिक पीड़ादायक थी और यह शायद इसी का असर था कि एक माँ अपना सब कुछ छोड़कर अकेले बस चली जा रही थी। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कुछ पता नहीं। उनके सर से खून बह रहा था और हाथ पर डंडे के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत मारा था। कि तभी एकाएक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी और घंटा उसी हालत में पड़ी रही। तभी वहां से एक ऑटो गुजरा जिसमें दीपा बैठी हुई थी, जिसके साथ 3 साल की उसकी बेटी थी। सड़क पर इस तरह से बेहोश पड़ी बुजुर्ग महिला को देख ऑटो चालक ने ऑटो रोक लिया और कहा, 1 मिनट रुकिए मैडम, यहाँ सड़क पर कोई बेहोशी की हालत में पड़ा है। शायद साथ में कोई नहीं है, एक बार देख लेते हैं, क्या पता इनकी जान बच जाए, क्योंकि देखने से लग रहा है कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। कहते हुए आदमी ऑटो से उतरकर आगे बढ़ा तो देखा उस औरत को चोट लगी है। देखा तो पता चला कि सांस अभी चल रही है। महिला ने भी उसका साथ दिया और वे लोग उस वृद्ध महिला यानी सुधा जी को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनकी मरहम पट्टी की और पूछा कि इन्हें इतनी चोट कैसे लगी। दीपा और ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वह उन्हें सड़क पर मिली थी। फिलहाल उन्हें बहुत चोट आई थी और वह अपने घर का एड्रेस भी नहीं जानती थी, किंतु वह इस शहर की थी। लेकिन जब तक पुलिस उनका घर ना ढूंढ ले तब तक वह कहाँ रहेंगी, इस बात की भी समस्या थी। पुलिस ने दोनों के बयान लिए और दीपा और ऑटो चालक को जाने के लिए कहा। लेकिन दीपा को उस महिला को देखकर अपनी माँ की याद आ गई, जिनकी मौत कुछ महीने पहले ही हुई थी। और जब उसे पता चला कि पुलिस वाले जब तक घर नहीं ढूंढ लेते उस महिला को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ जाएंगे। घर ढूंढने पर उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। दीपा ने पुलिस कर्मचारियों से पूछा, क्या मैं इन माता जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ जब तक इनका घर ना मिल जाए, और फिर वृद्धाश्रम में कहाँ कोई अच्छे से देखभाल करता है, आप इन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। पुलिस कर्मचारियों को भी लगा कि बात तो सही है, इसलिए उसने भी परमिशन दे दी और दीपा सुधा जी को अपने साथ लेकर चली गई। उधर सुधा जी के बहू बेटे जो दिन रात उन्हें बोझ समझते थे, सुधा जी के जाने से उनमें रोज रोज का झगड़ा होने लगा, क्योंकि घर के सभी काम वही किया करती थी और उनके जाने से सभी आपस में झगड़ रहे थे। उधर दीपा सुधा जी को अपने घर में बड़े प्यार से रखने लगी। दीपा उन्हें अपनी माँ की तरह रखती, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। कोई भी परेशानी होती तो पूछती, उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती। अब धीरे धीरे सुधा जी बहुत हद तक पहले से नॉर्मल हो गई थी और वह दीपा और उसकी बेटी पिंकी के साथ बहुत मस्ती करती और बहुत खुश रहती। हफ्ते भर में ही उन्हें उस घर में इतना अपनापन लगने लगा जितना उन्हें अपने घर में अपने बच्चों के बीच नहीं लगा। एक दिन पुलिस कर्मचारी आए और उनसे कहा कि जल्दी ही उनके घर का पता चल जाएगा। शहर भर में हमने आपकी फोटो लगवा दी है और फिर आपके परिवार वाले भी तो आपको ढूंढ रहे होंगे। तब सुधा जी बोली, जी नहीं श्रीमान, मेरे बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ और कैसी हूँ। उनके लिए तो मैं पहले ही बोझ थी। सोच रहे होंगे अच्छा हुआ चली गई। सचमुच बहुत अच्छा हुआ मैं उस जहन्नुम से निकल आई, वरना शायद किसी दिन मुझे जान से मार देते। इस पर दीपा और पुलिस वाले सभी चौंक गए और उन्होंने सुधा जी से पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं आंटी जी, साफ साफ बताएं। तब सुधा जी ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरे घर में कुल मिलाकर 7 जन हैं, 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके 2 बच्चे हैं और एक मैं। मेरे पति का देहांत कुछ ही समय पहले हुआ था। लगभग 6 महीने पहले ही पति की मौत ने मुझे
तोड़कर रख दिया था। मुझे ना अपने खाने का होश था ना पीने का। ऐसे में मैं कोई और काम भला क्या ही करती। पति की तेरहवीं के बाद मैं अपने कमरे के चौखट पर बैठी थी और अपने पति के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बड़ी बहू बाहर निकलती हुई बोली, 13 दिन हो गए यह ड्रामा करते करते, पता नहीं कब इस बुढ़िया को होश आएगा। और वह बुढ़ा खुद तो मर गया, हमारे खर्च और बढ़वा गया। अगले ही दिन से बहू का बर्ताव मेरे प्रति बदल गया। वह हर एक काम को मुझ पर डालने लगी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने कारण घर में किसी भी तरह की क्लेश नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर के सारे काम करने लगी। सुबह उठते ही सबसे पहले घर साफ करती, फिर बच्चों के लिए उनका लंच और नाश्ता तैयार करके 8 बजे तक उन्हें स्कूल भेज देती और तुरंत ही अपने बेटों के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली जाती, क्योंकि दोनों बेटों में से कोई एक भी ठंडा नाश्ता करने को तैयार नहीं होता और उनकी बीवियां भी 9 बजे तक उठती और पति के साथ ही कमरे से बाहर निकलती। फिर सभी नाश्ता करते, बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते और बहुएं कभी पार्टी करने तो कभी दोस्तों से मिलने या फिर अपने अपने कमरे में पड़ी रहती। 11 बजे तक किचन का काम खत्म करके हटती, फिर सबके कपड़े धोने लग जाती। जब तक कपड़े धोती तब तक बच्चों के स्कूल से आने का समय हो जाता। फिर उनके लिए खाना बनाकर हटती तो बहुएं अपनी फरमाइश लेकर आ जाती। मेरा बड़ा बेटा भी बहू की तरफदारी करने लगता। माँ, पूरे दिन घर में पड़े पड़े कैसे मन लगता है आपका? अरे घर में थोड़ा हाथ बटा दोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं बोल पड़ी रहती हूँ मैं, वह भी पूरा दिन। अरे तुम्हारी बीवियाँ करती ही क्या है, पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और तुम मुझे सुना रहे हो। इतने में छोटी बहू तमतमाती हुई आई और आकर मेरा मुंह भींच दिया। फिर मुझे जोर से धक्का मारा और मैं टेबल से जा टकराई। इतने पर भी वह नहीं रुकी। मुझे बाल पकड़कर उठाते हुए बड़ी बहू ने मेरे गाल पर चाटे मारे और मुझे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। झूठ बोलती कामचोर कहीं की, आज बताती हूँ तुझे। और यह सब देखते हुए भी मेरे बेटे यह कहते हुए अपने कमरे में चले गए, हद है यह रोज रोज के ड्रामे, मुझे चेंज करना है, कहते हुए अपने कमरे में चले गए। बड़ी बहू मुझे घसीटते हुए बाहर छोड़ गई और अंदर जाकर सब खाना खाने लगे। मैं घंटे तक ऐसी पड़ी रही, पर वहाँ किसी ने भी मुड़कर मुझे देखना तक जरूरी नहीं समझा। अब मेरी आत्मा पूरी तरह से भर चुकी है। मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं जाना चाहती। दोबारा मुझे उस नर्क में मत भेजना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। यह कहकर हाथ जोड़ते हुए सुधा जी फूट फूट कर रोने लगी और उनका यह दुख देख दीपा की आंखें भर आई। वह सुधा जी को चुप कराते हुए बोली, आंटी आप फिक्र मत करो, जब तक आप नहीं चाहती आपको आपके बच्चे कहीं नहीं ले जा सकते। आप यहाँ आराम से रहें और फिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। सुधा जी आंसू भरी नज़रों से दीपा की ओर देखने लगी और प्यार से उसके सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। दीपा भी उनकी गोद में सिर रखकर आराम से बैठ गई और उधर दीपा की बेटी आई और दीपा की गोद में सर रखकर तीनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा दी। पुलिस कर्मचारियों ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, माँ जी आप अपने बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दे, हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। पहले तो सुधा जी ने मना किया, लेकिन फिर दीपा के जोर देने पर उन्होंने अपने बेटों और बहू को सबक सिखाने का निर्णय लिया और थाने जाकर FIR दर्ज कराई। और सोने पे सुहागा यह रहा कि पुलिस वालों को ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दरअसल सुधा जी का बड़ा बेटा जब अपने ऑफिस से जा रहा था तब उसकी नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी,
जिसमें उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी और साथ ही लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति इस महिला को जानता है तो वह इस नंबर पर संपर्क करे। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि दीपा का था। दूसरे ही दिन दीपा के फ़ोन पे किसी लड़के का कॉल आया और उसने दीपा से अपनी माँ के बारे में बताया कि जिस औरत का फ़ोटो आपने दीवारों पर लगाया है वह मेरी माँ है और काफ़ी समय से हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। दीपा ने पुलिस को सब कुछ बताया और उस लड़के को अपने घर का एड्रेस दे दिया। अगले दिन वह लड़का दीपा के घर पहुंचा और सुधा जी की तस्वीर लिए बोला, आपने यह तस्वीर जो सड़क पर लगाई हुई थी यह मेरी माँ है। हम काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन यह हमें कहीं नहीं मिली। आपने हमारी माँ को इतने दिन अपने पास रखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब उनका बेटा आ गया है तो आप माँ को मेरे साथ भेज दीजिए। उनसे कहिए उनका बेटा उन्हें लेने आया है। दीपा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप अपनी माँ को ले जाइए। पहले अंदर आ जाइए, माता जी अभी नहा रही हैं। सुधा जी का बड़ा बेटा जैसे ही अंदर आया तो देखा वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर सुधा जी का बेटा घबरा गया और डर के मारे पसीना आने लगा। वह डरते डरते अंदर जाकर सोफे पर बैठा और जैसे ही सुधा जी अंदर से आई उन्हें देखते ही उनका बेटा ड्रामे करने लगा। उनके आते ही वह दौड़कर उनके गले लगा और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, माँ आप कहाँ चली गई थी? घर में सब कितना परेशान हो रहे हैं। हम लोग आपको उसी दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, जबकि असल वजह कुछ और थी। कुछ देर तो वह चुपचाप खड़ी रही, फिर अपने बेटे को खुद से दूर करती हुई बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? घर में नौकरानी की कमी लग रही होगी, शायद इसीलिए यहाँ तक चले आए, है ना? फिर उन्होंने पुलिस वाले से कहा, श्रीमान यही है वह जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। इसकी पत्नी भी इसमें बराबर की भागीदार है और इसके भाभी और भाई भी। पुलिस ने तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया और क्योंकि उनके पास सुधा जी की मेडिकल रिपोर्ट भी थी जिसमें साफ शब्दों में लिखा था उन्हें टॉर्चर किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और सुधा जी का बयान उनके बच्चों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए काफ़ी था। पुलिस कर्मचारियों ने उनके बेटे से पूछताछ की और घर से उनके अन्य बेटे बहू को भी उठवा लिया गया और जैसे ही सब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। इतने में पुलिस वालों ने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और उस लेडी कांस्टेबल ने सुधा जी की बहू को सबक सिखाने के लिए कमरे में ले गई और उन दोनों को डराया धमकाया। फिर भी जब वे दोनों अपनी गलती मानने को तैयार न हुई तो वह कांस्टेबल गई और हाथ में डंडा लेकर आई, जिसे देख सुधा जी की बहुएं पसीना पसीना हो गई। वह पुलिस कांस्टेबल बोली, हाँ तो क्या कह रही थी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी सास कह रही है कि तुम उसे बहुत मारती पीटती थी। या तो ऐसे ही सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं। फिर भी दोनों बहुओं में से कोई कुछ नहीं बोली। फिर वह कांस्टेबल गुस्से में तमतमाती हुई उन दोनों के पास आई और उनके गाल पर तमाचे जड़ते हुए उसने उनकी धुनाई शुरू कर दी और थोड़ी सी ही मार खाने के बाद बहुएं हाथ जोड़कर बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। लेकिन वास्तव में तो वह दोनों कांस्टेबल उनके मुंह से सुनना चाहती थी कि किस तरह से वे लोग अपनी बूढ़ी माँ को सताया करते थे। जब दोनों बहुओं ने अपनी करतूत अपने मुंह से बताई कि कैसे उन्होंने अपनी सास का जीना हराम कर रखा था, तो यह सब सुनकर कांस्टेबल, जो कि एक बेटी भी थी, गुस्से में आकर उसने 2-4 तमाचे और जड़ दिए और बोली, शर्म नहीं आती? कैसी औरत है तू? कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे
और वह तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा। दूसरी तरफ सुधा जी के बेटों की खातिरदारी में भी पुलिस कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुधा जी के बड़े बेटे ने बताया कि अभी वह अपनी मां को लेने क्यों आया था। जब से सुधा जी घर से निकली थी तब से घर पर लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि दोनों में से कोई भी काम करने को तैयार नहीं थी। ना तो खाना समय से मिलता, ना ही घर में साफ सफाई होती, ना ही लंच तक समय से बना सकती थी। ऐसे में इतनी महंगाई में नौकरानी रखते तो वह भी कम से कम 10,000 से कम पूरे दिन का काम नहीं करती। इसलिए उन्हें लगा कि अगर माँ वापस मिल जाए तो घर बैठे फ्री की नौकरानी तो मिल ही जाएगी। पुलिस वालों ने सुधा जी के बेटों को लगे हाथों लिया और उनकी अच्छी खातिरदारी की। अगले दिन सुधा जी पुलिस स्टेशन में आई तो आकर देखा उनके बेटे और बहू बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं। सुधा जी को देखते हुए वे लोग आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़ते हुए बोले, माँ, हमसे जो गलतियाँ हुई उनके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। यह सब सुनकर सुधा जी का मन पिघल गया और उन्होंने अपनी नालायक औलादों को माफ़ कर दिया और फिर कंप्लेन वापस ले ली। पुलिस वालों ने चेतावनी के साथ सबको रिहा कर दिया। अब दोनों बहू बेटे सुधा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बोले, माँ, आप हमारे साथ चलो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। किंतु सुधा जी ने उन चारों को दुत्कार कर भगा दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो, फिर से तुम्हें मुफ्त की नौकरानी मिल जाए जो केवल पूरे दिन तुम्हारे काम करे और तुम्हारी 4 बातें सुने। माफ़ करना, लेकिन मुझे इन सब का कोई शौक नहीं है। मैं तो अपनी बेटी और अपनी नातिन के साथ बहुत खुश हूँ। आज से मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बेटी और अपनी नातिन के साथ ही रहूँगी। चले जाओ यहाँ से। उन्होंने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया और दीपा और उसकी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दीपा सुधा जी के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो उसकी माँ की कमी पूरी हो गई, दूसरा वह अपनी बेटी को अपनी माँ यानी सुधा जी के पास छोड़कर निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती थी। उधर सुधा जी के बेटों को हर दिन अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। जब जब उनके बच्चे उन्हें उल्टा जवाब देते या उनसे बुरा बर्ताव करते या उनकी बातों को अनसुनी करके चले जाया करते, तब उन्हें एहसास होता कि हमने अपनी माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार का नियम है, व्यक्ति जैसा काम करता है वैसा ही फल पाता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।